नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन एकेडमी में। आज की इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंग महिला की दूसरी कहानी। पहली कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी, चंद्रदेव से मेरी बातें। और ये दूसरी कहानी इनकी लगी हुई है दुलाई वाली। ठीक है, तो ये इसको पढ़ेंगे और आज की कक्षा को शुरू करेंगे। तो ये दुलाई वाली ऐसे छोटे ओ की मात्रा होगी। बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। इससे पहले यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो हिंदी ओशन एकेडमी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको यूनिट वाइज सारे नोट्स, सारी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज है वो सारे वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे इसमें कंटेंट अवेलेबल है। पेपर टू हिंदी साहित्य यूनिट वाइज यूजीसी नेट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पीडीएफ नोट्स है। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, अन्य गतिविधियों के मूल टेक्स्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तरी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वीडियो, ये सारे ही आपको इसमें मिलने वाले हैं। पुराने प्रश्न पत्रों के हल भी आपको इसमें मिलेंगे। तो बहुत सारा इसमें खजाना छिपा हुआ है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेटेस्ट ई बुक है ये, आपकी ई बुक भी अवेलेबल है और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको इसमें ये भी दिखेगी। और अगर आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो मूल तथ्य हैं इसके उनको देखेंगे। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। तो कौन कौन सी क्या चीज पकड़े हुआ था? एक हाथ में गीली तौलिया थी और और भीगी तौलिया, मैली सी तौलिया और लपेटी हुई भीगी धोती थी और दूसरे में सुर्ती की गोलियां और कई डिब्बियां, सुर्ती की गोलियों की कई डिब्बियां थी और सुंगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी थी। मतलब जो नीचे का खंड था उसमें अंधेरा था लेकिन जो ऊपर का था उसमें मनुष्य रह सकते थे। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। वो कौन थी? जानकी देई थी, इनकी पत्नी नवल किशोर की। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोग को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ते से आ रहे थे। ये छोटे छोटे तथ्य पूछे जाते हैं परीक्षा में। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। तो नई बहू कहाँ से आ रही है? आगरे से आ रही है। तो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो कहाँ से ये चलेंगे साथ में? मुगल सराय से इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूरी ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। तो मतलब अपने दोस्त के लिए जो इनकी कल की जब वापसी थी अपने घर, और वो आज ही एकदम से अचानक से प्लान बना देते हैं। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्टा राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियां काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखा तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने बहनने के लिए तो आई हैं। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। मतलब जो भी विदाई में रो रुलाकर होता हो तुम तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। तो जो कल जाने वाली थी, कल विदाई होने वाली थी, वो आज ही अचानक से विदाई होने लगी। पार्ट टू।
वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। कहाँ के रहने वाले हैं वंशीधर? याद रखिएगा, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और उनकी ससुराल है कहाँ पर? बनारस में। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले हैं, साली है और एक सास के सिवाय और कोई नहीं है। तो कौन-कौन है? एक साला, एक साली। साली का नाम क्या है? जो कि 10 वर्ष की है, सीता नाम है इसका, जिसको पुकारता है शुरुआत में। ठीक है? वंशीधर पुकारता है शुरुआत में। पर दोनों के नाते में से मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है। तो नवल किशोर इनके दूर के कौन लगते हैं? ममेरे भाई लगते हैं, याद रखिएगा। साले हैं, एक साली है, सास है, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। और जो नवल किशोर है जिनके साथ ये जाना चाहते हैं ट्रेन से, वो उनके दूर के नाते के ममेरे भाई लगते हैं, याद रखिएगा। पर दोनों के नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में मित्रता अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। तो कितने बजने पर स्टेशन का समय आया? 1 बजने पर। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर-चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर-चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इस समय नहीं कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह घर घड़ी बिछौने से बातें करते रहते हैं, मतलब हमेशा लेटे पड़े रहते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे-धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे? मैं ही जाता हूँ। जाते-जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊँचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने ₹1.5 किराया माँगा, तो पालकी वालों ने कितना माँगा? ₹1.5 किराया माँगा। तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ हैं है नहीं। तो मतलब होता है ना कि नवल किशोर तो साथ में है नहीं कि जो उनको हम पालकी में लेकर के जाएँ। इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इतनी ही लाइन पूछ ली जाएगी और पूछ लिया जाएगा किस कहानी से आई है, याद रखिएगा। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। पहुँचते इक्का जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिगरौल के स्टेशन के पास पहुँचते-पहुँचते जानकी अपनी आँखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। तो कहाँ तक पहुँचते-पहुँचते उसकी आँखें पोंछ चुकी थी? सिकरौल स्टेशन। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे, अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे! एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता-सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी आगे बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 बातें सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, रहेगा तो देश ही में। तो ये कौन कह रहा है? ये आपके वो कह रहे हैं, वंशीधर कह रहे हैं। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती पहनने से काम क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले, इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे की का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। तो वहां पर जब मुगलसराय पहुंच गए तो ये घूमते रहे इधर उधर कि कहाँ से हम दोनों दोस्त मिल जाएं। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी गति करती हुई गंभीरता से आगे खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, टहरा गए, भीतर घुस-घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। तो होता है ना, गाड़ी आई खड़ी, उसको देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, घुस-घुस कर देखा, लेकिन उनके दोस्त ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया।
मुझे अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा जाएँगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी क्योंकि वो तो कल जाने वाली थी और उसको इसी वजह से लाया था कि नवल किशोर के साथ जाएँगे। पर अब सोचने का समय नहीं, रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, "नवल की बहू कहाँ है?" "वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया," कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। इसीलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 ही 12 स्त्री-पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी, नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़-बगड़ सोचते-सोचते गाड़ी का कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुँची। तीसरा पार्ट मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई मतलब भूख लगने के लगी। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुँचने में अभी देरी है, चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसीलिए आप झट प्लेटफ़ॉर्म पर उतरे मतलब बिना खाए-पिए वो निकल गए थे जल्दी से। और पानी के बम्बे से हाथ-मुँह धोकर एक खुमचे वाले से थोड़ी-सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी की सुध आई, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई कि उसने नहीं खाया। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे खड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दीख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा उनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियाँ भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, "अरे! इनकर मनई तो नाही आइलेन, हो देख हो रोवल करथीन।" तो मतलब जो स्त्री थी वो रोने लगी कि इनका जो मर्द है वो तो आया ही नहीं। दूसरी बोली, "अरे! दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं, पहली दूर वो रहीं, ई जनानी गाड़ी थोड़े ही है।" दूसरी बोलती है, "तऊ हो भलू तो कहूँ।" कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, "कौन गाँव उतरबू बेटा? मिर्ज़ापुरा चढ़ी हऊ ना?" इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तो पहली बोली, "हट हम पुछली ना, हम कहाँ काहू उतरबू हो? आए इलाहाबास?" मतलब पूछ रही इलाहाबाद उतरोगी? दूसरी इलाहाबाद कौन गाँव है गुइया? पहली अरे नहीं जनले, प्रयाग जी मतलब प्रयागराज, जहाँ मईनी मकर नहाए जाला, मतलब जहाँ मकर संक्रांति में नहाते हैं वहां पे। दूसरी भला प्रयाग जी काहे ना जानी थे? ले कह के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटेन पुन यह साहित्य तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटेन। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली मोंगल के सराय मतलब मुगल सराय उतर ली है होदे पुनः चढ़ ली है। दूसरी कहती है ऐसे एक दाई हम आवत रहे एक मिली औरों मोरे संघे रही ना कोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से ही जुड़तई हैं गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ नरियाए ए साहब गड़िया खड़ी कर ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। पहली बोलती है ऊ मेहरुरवा बड़ी उजबक रहल भला केहू के चिल्लाए से रेलियों कहू खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थे थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली
ते कसिया पल्ले बाय ना दाय नाही, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बरे उतरलेन। चौथी बोली, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना की यहाँ कोई गोइया। तीसरी बोली, हम देखले रहली हो, मजे के टोपी देहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते-सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। ज़रूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी में वे भी वहाँ पहुँच जाएँगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुँचा दूँगा। तो यहाँ पर जो वंशीधर है उस स्त्री की मदद करना चाहते हैं। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही नाही भैया, हम पंच काहे के कहूँ से कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई-कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई-कोई नाराज भी हुए। क्यों? तो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फ़ारसीसी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोली। कभी-कभी घूंघट के भीतर से एक आँख निकाल कर वंशीधर की ओर ताक देती थी। तो कौन-सी छीट की धुलाई ओढ़ी थी? फ़ारसीसी छीट की, याद रखिएगा। और सामना हो जाने पर फिर मुँह फेर कर लेती थी। वंशीधर सोचने लगी कि यह क्या बात है? देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और सो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने मुंह मुंह खोला। का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलहेन और अपना तउन टिकस लेके चल दिहलेन। किसी-किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू-चक्कर हो जाएँगे। तो मतलब सबकी अपनी सोच है कि जो वंशीधर है इस स्त्री की इसलिए मदद कर रहे हैं कि जितने जेवर इसने पहने हैं वो सब उतार के वो भाग जाएँगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम-खुल्लम कहा, "का बाबूजी कुछ हमरो साझा?" उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। चौथा पार्ट। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। तो बुढ़िया से कहती कि जो वो स्त्री है उसको भी उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने लगे। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर ने ना माना। जानानी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं पर वंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड से घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं लेके गई है। तो वो जो धुलाई वाली है वही नवल किशोर होते हैं। तो वो उससे कहने लगते कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर उठे। अरे यह क्या? सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझा कैसे गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में कहाँ से चला आ रहा हूँ? मुगलसराय से। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊँगा। फिर थोड़ा और देखले करते-करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए।
दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मुझे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते-करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र-वधू में खूब हँसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हँसी ऐसी ही होती है। हँसी में किसी के प्राण भी निकल जाएँ तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी-अपनी घरवाली को ले जाकर राजी खुशी घर पहुँचे। मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो उनको आप पढ़ लीजिएगा। इनका जो जन्म होता है बंग महिला का 1882 में, और ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, पहले वाली जो क्लास थी। कहानी की शुरुआत आपने देखा दशवर्षमेव घाट से इलाहाबाद में खत्म होती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रेरणा लेकर की ही जो राजेंद्र बाला घोष थी उन्होंने लिखना शुरू किया था। कहानी के पात्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरी कहानी ही पढ़ी है। लगभग सीता की उम्र पूछी गई थी एक बार पीवाईक्यू के रूप में, तो 10 वर्ष की उम्र है। ठीक है, कहानी के उद्धरण तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरी कहानी पढ़ ली। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।